गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। एक्चुअल में बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ने के पहले कुछ और चीजें हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ध्यान देंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि व्हेन एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होती है? जो नॉन विस्कस होती। नॉन विस्कस मतलब उनकी दो सक्सेसिव लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, तो नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल मतलब हम जिनको अगर कंप्रेस करते हैं तो उनके वॉल्यूम में निग्लिजिबल चेंज आता है। ठीक है, तो इनकंप्रेसिबल लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे पाइप में फ्लो होना चाहिए? जिस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? every particle exactly follows the path of preceding particle, जो अपन ने पहले पढ़ चुका है। ठीक, at a point या at every point the path, किसी भी पाथ के किसी भी पॉइंट पर the product of area of cross section of the tube at that point, उस पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस पॉइंट की वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब ए वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब इसे हम प्रूफ करेंगे कि एक्चुअल में इसका प्रूफ क्या है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ऐसी एक ट्यूब है, और इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये लिक्विड है आइडियल फ्लूइड, आइडियल लिक्विड फ्लो हो रहा है। यहां पर इसका फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ऐसा फ्लो है इसका, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ऐसा स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये ट्यूब एक्स वाई है मान के चले। ठीक, अब ध्यान देंगे, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस पॉइंट पी पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और इस पॉइंट Q पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। ठीक है, यहां पर लिक्विड की जो वेलोसिटी है, लिक्विड की वेलोसिटी यहां पर सपोज कीजिए कि V1 है, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है? V2 है। ठीक है, और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? D है मान के चले। ठीक है, रो या D मान के चले, ये लिक्विड की डेंसिटी है। ठीक, ये है। अब ध्यान देंगे इसका डेरिवेशन कैसे करना है। डेरिवेशन ध्यान देंगे, लेट एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड या लिक्विड, फ्लूइड ना कह के लिक्विड कहें हम। ठीक है, आइडियल लिक्विड, लिक्विड ऑफ डेंसिटी D flows through a pipe XY। ठीक है, पाइप XY। ठीक है, विथ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो। Let P and Q be the two point on the tube, 2 point on the tube, having area of cross section, area of
क्रॉस sections A1 and A2 and velocity and the velocities of liquid at that points B V1 and V2. ठीक, ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया कि लेट एन आइडियल लिक्विड ऑफ डेंसिटी D flows through a pipe with a streamline. Let P and Q be 2 points on the tube having area of cross section A1 and N2 and velocities of liquid V1 and V2. ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां पर P पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है? V1. ठीक है, P पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी जो है वो V1. एट पॉइंट P the velocity of liquid is V1. ठीक है, P पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है? V1. then the distance traveled by the liquid per second is V1. एक्चुअल में वेलोसिटी है, लेकिन पर सेकेंड के लिए हम इसको क्या कह सकते? डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस है. तो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड entering at P पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना लिक्विड इंटर करेगा? तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A1 एंड डिस्टेंस कितनी है? V1. ये पर सेकेंड के लिए. तो ध्यान देंगे, दिस इज द वॉल्यूम. देन मास ऑफ लिक्विड entering at P पर सेकेंड. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम है A1 V1 और डेंसिटी कितनी है? तो डेंसिटी है D. ये डेंसिटी. इतना मास का लिक्विड पर सेकेंड इस ट्यूब में एंटर कर रहा, इस पॉइंट P से. ठीक, अच्छा. सिमिलरली द मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम Q से कितना लिक्विड बाहर आएगा? तो उसको लिख लेंगे पर सेकेंड. कमिंग आउट फ्रॉम Q पर सेकेंड. तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा A2 V2 इंटू D. ऐसा. अब देखिए, बट द लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल. लिक्विड कैसी है? इनकंप्रेसिबल है. कहने का मतलब कि इसको दबाया नहीं जा सकता. लिक्विड इनकंप्रेसिबल. तो देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड
entering at p पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना लिक्विड इंटर कर रहा है, किससे? पी से। दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम क्यू। क्यों? लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड स्टोर हो नहीं रहा है, तो पर सेकेंड जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा A1V1D एंड दिस इज इक्वल टू A2V2D। D से D कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो A1V1 इक्वल टू होगा A2V2। ये क्या? दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसको हम इकट्ठा अगर लिखेंगे तो AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। चलिए अब हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है ये थ्योरम? ध्यान रखेंगे, बर्नौलीज थ्योरम में कहता है कि इफ एन आइडियल लिक्विड दैट इज नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल। नॉन विस्कस का मतलब देयर इज नो विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है? नॉन विस्कस लिक्विड। इनकंप्रेसिबल मतलब अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे लिक्विड को हम कहते हैं आइडियल लिक्विड। तो इफ एन आइडियल फ्लूइड दैट इज नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल लिक्विड flows through a pipe of non-uniform area of cross section with streamline, then at any point of the pipe the total energy, that is pressure energy, kinetic energy and potential energy, the sum of total energies remains constant। ठीक है, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इस चीज को हमें प्रूफ करना, तो प्रूफ करने में इस बात का ध्यान रखें आप कि प्रूफ में जनरली प्रूफ क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने पाइप को ऐसा बनाया, ठीक है, ऐसा पाइप बना दिया, तो अब देखिए यहां पर यहां की हाइट, यहां की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि ट्यूब कैसी है? पतली है, और यहां की वेलोसिटी होगी कम। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो रही है, जबकि यहां की हाइट कम है और यहां की हाइट ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, एक में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक में नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक, अगर आपने इस टाइप से बना दिया कि मान के चले कि आपने ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा बनाया आपने ट्यूब को ऐसा, तो अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये ट्यूब जो है यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से। तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, लेकिन इसकी हाइट कम हो रही तो पोटेंशियल कम हो रही। आया समझ में? तो इस बात का ध्यान रखें कि ट्यूब बनाते समय आप ट्यूब को ऐसा बनाएं कि दोनों केसेस में क्या होना चाहिए? मतलब एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो
तो इसके लिए आपको ट्यूब कैसी बनानी पड़ेगी? आपको ट्यूब बनानी पड़ेगी इस तरीके से कि यहां पर ऐसी ट्यूब बनाएंगे आप, ऐसी। तो यहां देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। क्योंकि एक्चुअल में जो बर्नौलीज थ्योरम है वो कुछ और नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम में हमें दो चीजें निकालनी होती है। एक निकालनी होती है वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन ऑन द लिक्विड, ऑन द लिक्विड, ये निकालना है हमको। ठीक है, और यही वर्क डन काय में चेंज होता है, तो टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, उसकी एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आया, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको दो चीजें निकालनी है, एक वर्क डन ऑन द लिक्विड, तो देखिए यहां पर वर्क डन ऑन द लिक्विड होगा और यहां पर वर्क डन बाय द लिक्विड होगा। ठीक, तो कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं, ध्यान देंगे यहां पर। ये बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हेन एन आइडियल फ्लूइड of that is non-viscous and incompressible liquid flows through a pipe of non area of cross section with streamline flow, then the every point of its path, the total energy per unit volume and per unit mass remains constant. मतलब that is the total energy per unit volume, pressure energy, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक इसी टाइप से पर यूनिट मास में टोटल एनर्जी का भी सम जो है वो कांस्टेंट होगा। तो अब इसकी प्रूविंग देखते हैं, हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हम यहां पर बात करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले वही डायग्राम जो मैंने आपको बताया कि डायग्राम में आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे, सावधानी से बनाएंगे कि कैसा डायग्राम आपको बनाना है। इस टाइप का डायग्राम आपको बनाना है। ये एक्स वाई एक ट्यूब है। ठीक, यहां पर एक पॉइंट पी है, मान के चलें ये वाला पॉइंट जो है वो पी है, और यहां पर एक पॉइंट क्या है, क्यू। ठीक, तो इस पी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको मैंने मान लिया A1, और क्यू पॉइंट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मान लिया मैंने A2। ठीक, यहां पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ये लिक्विड आइडियल लिक्विड है। ठीक है, ऐसा फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। हमें मालूम है टू स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा स्ट्रीम लाइन को थोड़ा सा दूर दूर बनाएं। यहां पर प्रेशर जो है, ठीक है, यहां पर प्रेशर कितना है, यहां का प्रेशर जो है वो P1 है और यहां का प्रेशर जो है वो P2 है। यहां पर प्रेशर हम लगाएंगे और यहां पर लिक्विड प्रेशर लगाएगा। ठीक, यहां से इसकी हाइट कितनी है, H1, कहां से, ग्राउंड, ये ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, और यहां से इसकी हाइट जो है वो H2 है, H1 हाइट और H2 हाइट, और इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो D है। ठीक, अब ध्यान देंगे यहां पर, लेट एक्स वाई बी आर ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, एंड एन आइडियल लिक्विड of density D,
flows through this pipe with streamline, ठीक है, streamline flow, ठीक है. Let P and Q be the 2 points on the tube, ठीक है, on the tube, having area of cross section B A1 and A2, velocity of liquid B V1 and V2, pressure at these points B P1 and P2, and height of P1 and P2, height of P and Q B H1 and H2 respectively, ठीक. ये ध्यान रखेंगे, इतनी फिजिक्स आपको लिखनी पड़ेगी इसके बारे में. अब यहां ध्यान से समझे मैथमेटिकल पोर्शन. सपोज कीजिए कि यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये एक पिस्टन है, ठीक है, ये एक पिस्टन है, ऐसा ये पिस्टन हमने लगा दिया, ऐसा पिस्टन लगा दिया, ठीक, ये पिस्टन. अब क्या कर रहे हैं, हम पिस्टन को पुश करेंगे तो हम वर्क डन ऑन द लिक्विड कर रहे हैं. और अगर यहां पर पिस्टन लगा है, यहां पर पिस्टन लगा है, ये पिस्टन, तो जब हम इस वाले पिस्टन को पुश करेंगे तो ये वाला पिस्टन कहां जाएगा, बाहर जाएगा. तो वो जब पिस्टन बाहर जाएगा मतलब वहां पर वर्क डन बाय द लिक्विड और यहां पर वर्क डन ऑन द लिक्विड, यही वर्क डन हमको निकालना. तो यहां ध्यान से समझेंगे, ठीक है. ध्यान देंगे यहां पर एट पॉइंट P वर्क डन ऑन द लिक्विड, ठीक है, ऑन द लिक्विड. और ध्यान रखेंगे पर सेकेंड कितना वर्क डन है, पर सेकेंड का. तो पर सेकेंड में जो वेलोसिटी वो काय में चेंज हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में. तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा, ठीक. ये वर्क डन W1, तो W1 इक्वल टू प्रेशर कितना है, P पॉइंट का प्रेशर कितना, P पॉइंट का प्रेशर है P1, तो यहां पर हम लिखेंगे P1. एरिया कितना P पॉइंट का A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है V1, ठीक. तो व्हाट इज दिस इज वर्क डन ऑन द लिक्विड. अब ध्यान दें, सिमिलरली वर्क डन बाय द लिक्विड पर सेकेंड कहां, एट Q. तो कितना हो जाएगा, उसको हमने W2 नाम दे दिया. तो W2 इक्वल टू हो जाएगा P2 A2 और V2, ठीक.
ये दो चीजें हमारे पास निकल के आ गई। अब टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड हम निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, वर्क डन ऑन द लिक्विड, ऑन द लिक्विड, ठीक है, कि लिक्विड में कितना वर्क डन टोटल, तो जितना हमने किया और जितना लिक्विड ने किया उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड कितना हो जाएगा, W इक्वल टू W1 और माइनस W2, ठीक है। पेन कॉपी निकाल के बैठे और लिखते जाएं, तब समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से और तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि ये कंपटीशन क्लास नहीं है, ये थियोरेटिकल क्लास है। तो एक एक चीज बता रहा हूं। ये आप W1 की वैल्यू कितनी है, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, ऐसा, ठीक। अब देखिए, बट अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये होता है ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये, ठीक। अब ध्यान देंगे ये एक्चुअल में है क्या, तो देखिए ये कुछ और नहीं है, दिस इज द वॉल्यूम पर सेकेंड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम एंटर करेगा और ये वॉल्यूम बाहर निकलेगा, तो ये कुछ और नहीं है, क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोज थ्रो द पाइप पर सेकेंड, ध्यान रखें। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी, भाई देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को यहां कर देंगे और डेंसिटी को नीचे, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, इस टाइप से, ठीक। तो मास कितना m और डेंसिटी कितनी d, देखिए m भी कांस्टेंट है और d भी कांस्टेंट, मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ऐसा। तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और ये इक्वेशन है सेकंड। अब ध्यान देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम ये वाली वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो ये आ जाएगा W इक्वल टू P1 और A1 V1 की वैल्यू कितनी है, M अपॉन D माइनस P2 एज इट इज रहेगा, और इसके बाद A2 V2 है, तो A2 V2 की वैल्यू क्या रहेगी, M अपॉन D, तो दिस इज M अपॉन D। उम्मीद है आपके समझ में आता होगा। W इक्वल टू ये P1 माइनस P2 और M अपॉन D टेकिंग आउट, इसको हमने बाहर कर दिया, ये हो गया इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 हो गया। और अब एक काम हमारा खत्म हो गया, हमने टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड निकाल लिया, ये है टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड, देखिए बिल्कुल सिस्टमैटिक, अगर इसी वे में करेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे, और अगर आप लोगों ने लिखने में कंजूसी किया तो जांचने वाला ऐसा गोला लगाएगा और नंबर काट लेगा, ध्यान रखना। तो ये टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड। अब हमें निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब टोटल चेंज या टोटल इंक्रीमेंट, क्योंकि अपन ने एक बात अच्छे से देखा है कि यहां पर लिक्विड की एनर्जी क्या होती, यहां देखिए, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही क्योंकि हाइट बढ़ रही, और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है क्योंकि यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
तो ये इंक्रीमेंट होगा हाफ एम, उस तरफ की वेलोसिटी थी v2 और माइनस हाफ एम v1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो टोटल आएगा वो हाफ एम बाहर हो गया, ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है तो कितना इंक्रीमेंट आएगा, तो देखिए mgh2, वहां की हाइट h2 थी और इस तरफ की h1 थी तो mgh1, mg तो कांस्टेंट है। तो अब क्या हो जाएगा, m को अगर हम mg बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा h2 माइनस h1। तो टोटल इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, टोटल इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड कितनी होगी, लिक्विड, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा mgh2 माइनस h1, बस। तो ये टोटल है। अब ध्यान देंगे हमारे पास वर्क कितना किया हमने, इतना वर्क किया हमने, ये इक्वेशन थर्ड है, और टोटल एनर्जी का चेंज या इंक्रीमेंट कितना आया, इतना आया। तो ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि जितना वर्क करेंगे वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अकॉर्डिंग, ये लिखना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द लिक्विड इक्वल टू इंक्रीज इन टोटल एनर्जी किसकी, ऑफ लिक्विड, ठीक। तो क्या होगा, W इक्वल टू U, W कितना है, अभी अपन ने देखा ये था P1 माइनस P2 इंटू एम अपॉन डी, और ये वाला U ये रखा हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस h1, इस तरीके। अब देखिए यहां से m कॉमन ले लें तो P1 माइनस P2 m अपॉन डी इक्वल टू, m कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस यहां m बाहर हो गया तो gh2 माइनस h1, ठीक। ये m से एक m कैंसिल हो गया, d का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P1 माइनस P2 इक्वल टू, d का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो हाफ d v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और d का जो इसमें होगा तो इसमें भी होगा तो प्लस dg और h2 माइनस h1, ऐसा। अब इसको हम ओपन कर दें तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ d v2 स्क्वायर, सॉरी ओपन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस हाफ d v1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, dg h2 और माइनस dg h1, इस तरीके का, ठीक। अब 1 वालों को एक तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं, 2 वालों को एक तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो P1 ये 1 वाला है इक्वल के इस तरफ है तो ये प्लस में आ जाएगा हाफ d v1 स्क्वायर प्लस dg h1, ये इक्वल टू, ये P2 माइनस का उस तरफ गया तो प्लस में हो गया तो P2 प्लस ये कितना, ये प्लस में ही है तो 1/2 dv2 स्क्वायर, और ये भी प्लस में है
तो प्लस DgH2। ठीक है, तो इस तरीके का। अब देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो अब क्या 1 और क्या 2 हम एक साथ लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, P प्लस हाफ dv² प्लस DgH इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा, ये है बर्नौलीज थ्योरम कि टोटल एनर्जी का जो सम होता है पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें या पर यूनिट मास की बात करें, ये कांस्टेंट होता है। तो चाहो तो यहां पर इसके नीचे एक बार फिर से वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर टाइम है तो, नहीं तो हेंस प्रूव्ड, दैट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक, और अगर हम पर यूनिट, ये है पर यूनिट वॉल्यूम की, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो काय की है, पर यूनिट वॉल्यूम की, पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट मास की बात करें तो पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें हम डिवाइड कर देंगे d से, तो P/d प्लस हाफ v² प्लस GH इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन d, तो dv तो कांस्टेंट है, तो फिर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन रहेगा ये कांस्टेंट, ये आ गया ऐसा। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ध्यान देंगे यहां पर क्या चीज, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आती है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, P1 हाफ d v1² प्लस DgH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ d v2² प्लस DgH2, ये इक्वेशन थी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, सपोज कीजिए कि हमारी जो ट्यूब है ऐसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से अगर हाइट देखें तो ये दोनों हाइट जो है H1 H2 क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ध्यान देंगे, इफ द ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ट्यूब हॉरिजॉन्टल, देन क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H, लेट, तो अगर ये दोनों H हो जाएंगे तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारे पास जो बचेगा वो ये वाली टर्म्स बचेगी, ठीक है, ये वाली। तो इसका मतलब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट आया वो P प्लस हाफ dv² इक्वल टू कांस्टेंट। एक्चुअल में बर्नौलीज थ्योरम का सही मीनिंग यहां से आती, देखिए 1/2 और d, ये दोनों चीजें क्या हैं, कांस्टेंट, ये दोनों चीजें कैसी हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर और वेलोसिटी ये चीजें वेरिएबल, तो एक अब इन पूरी क्वांटिटी कैसी, कांस्टेंट, तो अगर सपोज कीजिए कि अगर v ज्यादा होगा तो p क्या होगा, कम होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और यदि वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यहीं से बर्नौलीज थ्योरम के सारे एप्लीकेशन दिए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो डेप्थ वाटर होता है वो स्लो फ्लो होता है, ठीक है, गहरा जल जो है वो धीरे धीरे बहता है, उसका कारण है प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। बहुत सी क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है, जो हमारा एरोप्लेन होता है, ऐसा एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है कि वहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा, मतलब फ्लो ज्यादा रहे। तो अगर यहां पर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी विंग्स में अपवर्ड साइड ऐसी, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम, और डाउनवर्ड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। यहां का प्रेशर P2 और ऊपर वाला प्रेशर जो है वो P1, तो P2 ज्यादा रहेगा और P1 कम, तो ये लिफ्ट अप कर जाएगा ऊपर। बहुत सारे दो शिप हैं, मान लीजिए ऐसे शिप हैं, और ये शिप एक साथ
सी में मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो वाटर है वो कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा। और यहां पर वाटर का फ्लो का रेट ज्यादा है, मतलब वाटर की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि शिप की स्पीड इस तरफ है तो ये इस तरफ रहेगा। तो शिप की मतलब वाटर का रेट जो है, मतलब फ्लो जो है इस तरफ ज्यादा रहेगा, मतलब यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और जब प्रेशर कम होगा और यहां का प्रेशर तो ज्यादा है, तो ये शिप यहां पर जाकर टकरा जाएंगे। यहां पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ जो वाटर फाउंटेन होता है, ठीक है, ऐसा अगर फवारे से ऐसा पानी निकल रहा है फाउंटेन, तो यहां पर एक बॉल जो है वो डांस करती रहती है, ये गिरती नहीं। कारण क्या है, यहां पर प्रेशर कम रहेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा और बाहर का प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो ये बॉल जो है हाई प्रेशर की तरफ थोड़ी जाएगी, ये तो घूम के कहां जाएगी, लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी। यही बात मैग्नस इफेक्ट में भी काम करती है। मैग्नस इफेक्ट में क्या होता है जरा ध्यान देंगे, ये बॉल, क्रिकेट की बॉल या वॉलीबॉल बॉल या कोई भी बॉल हो, सपोज कीजिए कि ये बॉल को बॉलर ने ऐसा स्विम कराया है, ऐसा घुमा दिया है इसको, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही, तो यहां पर एयर जो है फ्लो ऐसा रहेगा एयर का, ये एयर इस तरीके से आएगी। तो यहां वाले पार्टिकल देखिए, इन पार्टिकल का मोशन ऐसा है और एयर फ्लो हो रही है ऐसी, तो यहां पर एयर फ्लो का या एयर फ्लो की वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम है मतलब प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर ज्यादा है। और जबकि यहां पर ये जो पार्टिकल हैं ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं ना, तो पार्टिकल यहां आ रहे हैं और वेलोसिटी एयर की क्या है, इसी डायरेक्शन में, तो यहां की वेलोसिटी एयर की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां का प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब P1 कम रहेगा और P2 ज्यादा। तो बाहर ज्यादा प्रेशर है और यहां पर प्रेशर कम है, तो ये बॉल क्या होगी, नीचे की तरफ दबते चले जाएगी। तो ये बॉल ऐसी जाती है और ऐसा कर्व पाथ ले लेती है, ऑटोमेटिक स्विम कर जाती है ऐसे। कारण ये है मैग्नस इफेक्ट, इसी को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। तो ये भी बर्नौली प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन, क्योंकि जहां वेलोसिटी ज्यादा रहेगी वहां पर प्रेशर कम रहेगा। वेंचुरी मीटर जो है, ठीक है, ये डिवाइस है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। किसी ट्यूब में अगर किस रेट से लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसको निकालने के लिए एक एपरेटस का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं वेंचुरी मीटर। तो अगले सेशन में हम उसको देखेंगे। थैंक यू।